हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव बंसल आज आपके सामने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कंप्लीट कराने जा रहा हूं इन वन शॉर्ट रिवीजन में। माय फ्रेंड्स, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है इस बात को समझते हैं। मैंने कहा एक व्यक्ति है राम, और वो कह रहा है कि बैंक में उसके 50,000 रुपीज हैं, तो बैंक को भी ये कहना चाहिए उसके रुपीज 50,000 है। लेकिन प्रॉब्लम ये राइज हो रही है कि बैंक कह रहा है कि राम के अकाउंट में 45,000 रुपीज हैं। तो इज दैट पॉसिबल कि राम अपनी जगह ठीक हो और बैंक अपनी जगह ठीक हो? तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यही बताएगा कि बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि यहां पर राम जो है वो बिल्कुल ठीक अपनी जगह पे, और जो बैंक है वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ डिफरेंस अराइज हो रही है। एज पर रिकॉर्ड, राम के रिकॉर्ड यानी कैश बुक के अकॉर्डिंग 50,000 बैलेंस है, और बैंक के रिकॉर्ड यानी कि पासबुक के रिकॉर्ड के बैलेंस पे 45,000 रुपीज है। जो एक बिजनेसमैन जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है, तो बैंक से रिगार्डिंग जो अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है उसे बोलते हैं कैश बुक। क्या बोलते हैं हम उसे? कैश बुक। और जबकि जो बैंक है वो इससे रिगार्डिंग जो ट्रांजेक्शन अपने पास रिकॉर्ड करता है उसे बोलते हैं पासबुक। तो एथिकली अगर ध्यान से देखें तो एक बार तो हमें ये लगता है कि भाई कैश बुक और पासबुक का बैलेंस सेम होना चाहिए, लेकिन इस चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम यही बात सीखने जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एज पर रिकॉर्ड ऑफ कैश बुक और एज पर रिकॉर्ड ऑफ पासबुक डिफरेंसेस क्यों अराइज हो रही हैं। चलिए जी, तो अब क्वेश्चन आता है ये डिफरेंसेस देखने की हमें जरूरत क्यों है? टू डिटेक्ट द एरर्स एंड ओमिशन, कि अगर कोई एरर है या कोई ओमिशन है, वो चाहे हमारी तरफ से हो यानी बिजनेसमैन की तरफ से हो या बैंक वालों की तरफ से हो, वो एरर वगैरह हम ढूंढ सके, हमें मिल सके। असिस्ट इन मेकिंग रिवाइज कैश बुक। अगर मान लीजिए एक मिनट के लिए मैंने कहा, अगर सपोज करो यहां पर जो बैंक है, अगर बैंक अपनी जगह ठीक है और वो जो 45,000 रुपीज उसने कहा कि उसका बैलेंस जो है वो ठीक है, और यहाँ पर एरर जो है अगर मान लीजिए राम की तरफ से है, तो वो एरर को ठीक किया जा सके। रिड्यूस द चांसेस ऑफ एम्बेजलमेंट ऑफ कैश। अगर हम टाइम टू टाइम अपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बनाते हैं, ये डिफरेंसेस देखते हैं कि कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस क्यों है, तो कुछ हम एम्बेजलमेंट ऑफ कैश को रोक सकेंगे। इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ चेक कलेक्शन। अगर हम प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, हम टाइम टू टाइम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं इन डिफरेंसेस को देखने के लिए, तो आप यकीन मानिए कि जो हमारे चेक की कलेक्शन की जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो बढ़ जाएगी। क्विक नोटिस ऑफ डिसऑर्डर ऑफ ए बिल। अगर यहां पर जो डिफरेंस अराइज हो रहा है वो इस वजह से अराइज हो रहा है कि मान लीजिए राम ने यहाँ पे कोई चेक जमा कराया बैंक में और वो डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया, जिसकी वजह से बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा, तो उसको अगर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अगर हम टाइम पर बनाएंगे तो वो भी हम बड़े क्विक नोटिस में ला सकेंगे। टाइमली इंफॉर्मेशन टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, ट्रेडिंग पेनल बैलेंस शीट वगैरह जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट उसमें एक अच्छा खासा रोल प्ले करेंगे। भाई फ्रेंड्स, अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं भाई ऐसा क्यों है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि राम के अकॉर्डिंग 50,000 है कैश बुक के अकॉर्डिंग और बैंक के अकॉर्डिंग यानी पासबुक के अकॉर्डिंग 45,000 है, तो वो डिफरेंसेस क्यों हो रहे हैं? तो पहला रीजन, ड्यू टू टाइम गैप। चेक डिपॉजिट या पेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड, या क्लियर नहीं करा बैंक ने, एक रीजन ये हो सकता है, या चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो ये दोनों मेन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको अभी आपसे बहुत डिटेल में बात कर रहा हूं। ड्यू टू एरर्स, एनी एरर कमिटेड इन द पासबुक। पासबुक में यानी बैंक की साइड अगर कोई गलती हो गई जी, उसकी वजह से पता चलेगा ये डिफरेंस राइज हो गए। रॉन्ग कास्टिंग, टोटिंग मिस्टेक हो गई, रॉन्ग अमाउंट इन द कस्टमर अकाउंट, कस्टमर के अकाउंट में रॉन्ग अमाउंट डाल दिया, रॉन्ग डेबिट और क्रेडिट कस्टमर अकाउंट, कस्टमर के अकाउंट में डेबिट की जगह क्रेडिट, क्रेडिट की जगह डेबिट, ऐसा कुछ गलती से कर दिया। एनी एरर कमिटेड इन द कैश बुक, ये हमारे बिजनेस साइड की तरफ से कोई अगर गलती हो जाती है, टोटलिंग मिस्टेक, रॉन्ग कास्टिंग वहां पर भी हो जाती है। चेक डिपॉजिटेड कर दिया लेकिन उसको रिकॉर्ड करना भूल गए, चेक इशू कर दिया उसको रिकॉर्ड करना भूल गए, ऐसी कोई गलती। सर्टेन ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ओनली कैश बुक। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी है जो केवल कैश बुक में रिकॉर्ड करी लेकिन पासबुक में वो रिकॉर्ड नहीं हुई। चेक रिसीव बट ओमिटेड टू डिपॉजिट। इसी प्रकार से माय फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कुछ ट्रांजेक्शन है केवल पासबुक में रिकॉर्ड हुई और कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, ये ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे एनी चार्जेस इम्पोज बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक,
आज का मॉडर्नाइजेशन में बैंक बहुत सारी फैसिलिटीज सर्विसेज दे रहा है, उन सभी फैसिलिटी सर्विसेज के वो बैंक चार्जेस ले रहा है। तो वो बैंक चार्जेस लेने के चक्कर में यहाँ पर वो क्या कर देगा, पासबुक को रिड्यूस कर देगा, यानी बैंक बैंक बैलेंस को कम कर देगा। लेकिन अगर वो वहां पे सामने कस्टमर को यानी बिजनेसमैन को नहीं पता, तो उसकी कैश बुक इन्फ्लेट रह जाएगी, जिसकी वजह से ये डिफरेंस आ जाएगा। तो ये चार्जेस क्या हो सकते हैं, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्राफ्ट, एनी कमीशन चार्ज, एनी सर्विस चार्ज, एटीएम कार्ड चार्ज, ये सारी कहानियां यहाँ पर हो सकती हैं। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने कोई इंटरेस्ट दिया, अगर कोई बैंक इंटरेस्ट दे रहा है तो रिजल्ट क्या होगा सर, वो पासबुक को क्या कर देगा, इन्फ्लेट कर देगा। और जब वो पासबुक को इन्फ्लेट कर देगा, कैश बुक कम रह जाएगी, जिसकी वजह से ये डिफरेंट हो जाएगा। इसी प्रकार से डायरेक्ट डिपॉजिट कस्टमर टू बैंक, एनी कलेक्शन बाय बैंक बट नॉट अकॉर्डिंग कैश बुक, एनी डायरेक्ट पेमेंट। तो वन बाय वन इसको, यही मेन चीज है चैप्टर की। अब इसको वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। माय फ्रेंड्स, ये जो दो रीजंस हमें देखने को मिल रहे हैं कि कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंस अराइज हो रहा है ड्यू टू टाइम गैप, ड्यू टू टाइम गैप, ये सबसे बड़े रीजन है सर, सबसे बड़े रीजन कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंसेस के। जरा समझते हैं सर वन बाय वन करके। सबसे पहला सर, चेक डिपॉजिटेड और पेड इनटू बैंक बट नॉट yet credited या क्लियर बाय बैंक। एक चेक है, चेक बैंक के अंदर जमा करा दिया गया, तो ध्यान दीजिए सर, यहाँ पे बैंक में एक चेक को डिपॉजिट करा दिया गया, लेकिन एज यूजुअल प्रोसीडिंग करने में बैंक को उस चेक को क्लियर करने में टाइम लगता है। और मान लीजिए इसको क्लियर करने में यहाँ पे 2 दिन 3 दिन ये लग गए। रिजल्ट ये हुआ, चेक जमा करते ही इमीडिएटली यहां पर बिजनेसमैन ने कैश बुक को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, इन्फ्लेट कर दिया। लेकिन अभी जो 2 दिन 3 दिन क्लियरिंग में लग रहे हैं, तो बैंक ने अपनी पासबुक के अंदर कुछ नहीं करा, इज इक्वल टू यानी कि नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ। रिजल्ट ये हुआ कि यहां पर आपकी कैश बुक जो है वो बढ़ी हुई है और जो पासबुक है वो कम है। लेकिन आप नोटिस करिए, यहां पर जो बिजनेसमैन है वो अपनी जगह ठीक है और जो बैंक वाले हैं वो अपनी जगह ठीक है, बिकॉज ऑफ टाइम गैप। इसी प्रकार से जो अगला है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। अब यहां पर बिजनेसमैन ने किसी और व्यक्ति को चेक इशू कर दिया, और चेक इशू किया तो रिजल्ट क्या हुआ, यहां पे किसी और व्यक्ति को चेक इशू कर दिया। लेकिन अब ये हुआ कि यहां पे इसने यहां पर अभी प्रेजेंट ही नहीं करा चेक को, नॉट प्रेजेंट। तो जब बैंक में प्रेजेंट ही नहीं करा, तो बैंक वाले पासबुक को कम क्यों करेंगे। लेकिन अब जैसे ही यहाँ पे बिजनेस मैंने किसी को चेक इशू किया, बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म उन्होंने कैश बुक को कम कर दिया। लेकिन अब एज वो चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ बैंक में, तो बैंक ऑफ कोर्स उसे क्लियर नहीं करी, पेमेंट नहीं करी। रिजल्ट, जो पासबुक की है वो इंटैक्ट है, उतनी ही है। तो यानी कि यहाँ पे नो चेंज। रिजल्ट ये हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि आपकी जो कैश बुक है वो कम है और जो पासबुक है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये दोनों डिफरेंस नजर आ रहे हैं। चलिए जी, आगे बढ़ाते हैं। जो भी मैंने इतने सारे रीजन बताए, उनमें से जो भी 2 मेन रीजन बताए, अगला, एनी चार्जेस इम्पोज बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि बैंक बहुत सारी सर्विसेज देती है, उसके लिए बैंक चार्जेस करती है। जैसे इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट, कोई कमीशन चार्ज कर लिया, कोई सर्विस चार्ज कर लिया, कोई एटीएम कार्ड चार्ज कर लिया, कोई डेबिट कार्ड का कोई चार्ज कर लिया, क्रेडिट कार्ड का कोई चार्ज कर लिया, ऐसे कोई भी चार्जेस कर लिए। तो माय फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि हर एक चार्जेस पे बैंक सामने वाले को इंटीमेशन देने लगेगा या फोन करने लगेगा। तो इस टाइम में कई बार क्या होता है कि जब बैंक ऐसे ऐसे चार्जेस लगा रहा है, तो रिजल्ट ये होगा कि यहाँ पर वो पासबुक का बैलेंस जो है वो कम कर देगा, और यहाँ पर जो कैश बुक होगी वो क्या रह जाएगी, वो रह जाएगी इंटैक्ट, वही सेम। तो रिजल्ट ये हुआ कि पासबुक यहाँ पर कम हो गई, लेकिन कैश बुक जो है वो बढ़ी रह गई, और दोनों के डिफरेंसेस अराइज हो गए कैश बुक में और पासबुक में। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, अगर मान लीजिए यहाँ पर जो बैंक अकाउंट है वो सेविंग नेचर का है, तो अगर सेविंग नेचर का है तो बैंक यहाँ पर क्या कर रही है, इंटरेस्ट दे रही है। अगेन, अगर बैंक
बैंक बैलेंस पे इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है, तो ऐसा नहीं होगा कि फिर से वो सारे फोन करके इंटीमेशन देगी। रिजल्ट ये होगा कि बैंक जो है यहाँ पे पासबुक को बढ़ा देगी। अगर ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे बिजनेसमैन के पास नहीं पहुंची, तो यहाँ पर जो कैश बुक है वो इंटैक्ट रह जाएगी। रिजल्ट ये हुआ, पासबुक बढ़ गई लेकिन कैश बुक कम है और डिफरेंस अराइज रह गया यहाँ पे। डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक बाय कस्टमर। अब समटाइम्स क्या होता है कि जो कस्टमर है वो हमारे बैंक में जाके सीधा जमा करा जाता है, डायरेक्ट डिपॉजिट। यानी अब यहाँ पे बिजनेसमैन का कोई कस्टमर है, तो अगर बिजनेसमैन का मान लीजिए यहाँ पे कोई कस्टमर है और वो बैंक में जाके जमा कराया, ये लीजिए सर, ये हमारा कोई कस्टमर है, ठीक, और ये गया और इसने यहाँ पे हमारे बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया। रिजल्ट क्या हुआ, डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया, हमारे से बैंक अकाउंट नंबर पहले कभी ले रखा होगा और हमारे अकाउंट में जमा कर दिया। रिजल्ट क्या हुआ, जो हमारी पासबुक होगी वो इन्फ्लेट हो गई, लेकिन इसका इंटीमेशन ना भी यहाँ से कुछ मिला है ना भी इसने हमें कुछ बताया है। रिजल्ट क्या हुआ सर, हमारी जो कैश बुक है वो इंटैक्ट रह गई, जिसकी वजह से जो पासबुक है वो बढ़ी हुई है और जो कैश बुक है वो घटी हुई है, और एक फिर से डिफरेंस अराइज हो गया। एनी कलेक्शन बाय बैंक, आज की इस मॉडर्नाइजेशन में रिजल्ट ये होता है कि कितनी सारी कलेक्शन बैंक हमारे बिहाफ पे डायरेक्टली कर लेता है। अगर हमने कहीं बाहर इन्वेस्ट कर रखा है, उस पर हमें कोई डिविडेंड मिल रहा है, उस पर हमें कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, किसी से कोई कमीशन मिल रहा है, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है उस पर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, पता चल रहा है वो सारी कलेक्शन बैंक हमारे पास हमारे बिहाफ पे कर रहा है। तो रिजल्ट ये हुआ, फिर से जो पासबुक है वो बढ़ गई, और जब तक हमारे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तब तक हमने इसको क्या रखा, कैश बुक को इंटैक्ट रखा। रिजल्ट ये हुआ, कैश बुक में और पासबुक में फिर से हमें डिफरेंस देखने को मिल गया। अब इसके बाद आज की इस मॉडर्नाइजेशन में बैंक हमारी बहुत सारी पेमेंट कर देता है अगर हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल है, हमारा कोई वाटर बिल है, कोई हमारा फोन का बिल है, कोई इंश्योरेंस है, कोई टेलीफोन, एनी बहुत सारे चार्जेस हैं जो बैंक आजकल हमारे बिहाफ पे कर देता है। एक बार हमें उससे इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत होती है। तो अब हर बार क्या होगा, जब भी बिल आएगा तो ऐसा नहीं होगा वो अब हर बार हमसे दोबारा पूछेगा, तो वो हमारे बिहाफ पे वो पेमेंट कर देगा। रिजल्ट ये होगा कि जो पासबुक हो जाएगी वो कम हो जाएगी, जब तक इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होगी कहानी क्या रहेगी, ये इंटैक्ट रहेगी। और रिजल्ट ये हुआ, कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस हो गया, क्योंकि जो पासबुक है वो कम हो गई और जो कैश बुक है वो बढ़ गई, और दोनों के बीच में यहाँ पे हमें फिर से डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब फ्रेंड्स, अब जब हम ये सारे डिफरेंसेस देख लिए तो क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार से हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बनाएं, किस तरह से इन डिफरेंसेस को प्रेजेंट करें। तो माय फ्रेंड्स, इसमें जो मेथड्स है हमारे पास वो दो मेथड्स हमें देखने को मिलेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, विदाउट प्रिपेयरिंग अमेंडेड कैश बुक और विद प्रिपेयरिंग अमेंडेड कैश बुक। तो माय फ्रेंड्स, जरा समझने की कोशिश करिए कि ये क्या चीजें हैं। देखो, जैसे भी मैंने पीछे सारे रीजंस बताए, ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लीजिए हमें पता चला कि डिफरेंस किस वजह से हो रहा है, जैसे मान लीजिए हमें पता चला कि बैंक ने हमारी को डायरेक्ट पेमेंट कर दी है और हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखा, तो एक तरीका तो ये है कि इस डिफरेंस को हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में डाल दें। दूसरा तरीका क्या है कि हम उसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ना डालें, बल्कि हमने जो कैश बुक में इन पेमेंट्स की एंट्री नहीं करी है उन पेमेंट की एंट्री हम अपनी बुक्स में कर दें। तो दोनों मेथड हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर मान लीजिए इसको हमने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर रखा और इसे कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो उसे बोलते हैं अमेंडेड कैश बुक, कि हमने अपने कैश बुक के अंदर सुधार कर लिया, जो हमने रिकॉर्ड नहीं करता उसको रिकॉर्ड कर लिया। तो अगर उसे रिकॉर्ड कर लेंगे तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में उसको डालने की जरूरत नहीं होगी। इसी प्रकार से अगर एनी कलेक्शन बाय बैंक, बैंक ने कोई कलेक्शन किया जिसकी वजह से डिफरेंस हो रहा है, तो अगर वो डिफरेंस कलेक्शन हम अपनी कैश बुक में डाल दें तो क्या होगा, कैश बुक और पासबुक का बैलेंस यहाँ पे सिमिलर हो जाएगा और उसे बैंक के रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में डालने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार से डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर टू बैंक, अगर बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट कस्टमर ने कुछ अमाउंट डाल दिया, हमने अगर इसे अपनी कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर लिया, अपनी कैश बुक को भी बढ़ा दिया, तो रिजल्ट ये होगा हमारी कैश बुक भी बढ़ गई, पासबुक भी बढ़ गई, डिफरेंस खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से हम इसे बैंक रिकंसिलिएशन में डालने की नौबत नहीं आएगी। इसी प्रकार से कोई इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, अगर बैंक ने कोई इंटरेस्ट दिया, पासबुक बढ़ी हुई है, हमने इसको नोटिस किया, बजाय बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में डालने के हमने इसको अपनी कैश बुक में बढ़ा दिया, अमेंडेड कैश बुक बना के उसके अंदर सुधार कर दिया, तो यहाँ पे पासबुक बढ़ी हुई है, हमारी कैश बुक भी बढ़ जाएगी और फिर से हमें
बैंक रिकंसिलिएशन में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से सारी कहानियां यही है कि जब हम अगर अपनी कैश बुक में अगर कोई गलतियां वगैरह कुछ हैं, कुछ सुधार है, उस सुधार को कर लेंगे तो फिर हमें वो जो डिफरेंस अराइज हो रहे हैं उसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि जो दूसरा मेथड है हमारा विदाउट अमेंडेड कैश बुक, इसमें हम अपनी बुक्स में कैश बुक में कोई सुधार नहीं करेंगे, जितने भी डिफरेंस अराइज हो होंगे वो सारे डिफरेंस हम एक के बाद एक सारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में पुटअप कर देंगे। अब आता है बैलेंस शोड बाय बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ध्यान करिए, बैंक में जो बैलेंस है वो फेवरेबल हो सकता है और अनफेवरेबल हो सकता है। फेवरेबल का मतलब क्या है कि हम ये जब कह रहे हैं कि हाँ राम का अमाउंट पॉजिटिव बैलेंस है तो बैंक भी कह रहा है पॉजिटिव बैलेंस है, ठीक है, वो गया फेवरेबल। एक होता है ओवरड्राफ्ट कि बैंक में जितना अमाउंट जमा कराया उससे ज्यादा विड्रॉ कर लिया। जैसे मान लीजिए 1 मिनट के लिए राम ने अपने बैंक में 50,000 जमा कराए थे, लेकिन अब उसने यहाँ पे 70,000 विड्रॉ कर लिए, तो यहाँ पे 20,000 रुपीज एक्सेस में निकाल लिया। तो ये जो 20,000 है दैट्स नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट। तो डेफिनेटली यहाँ पर बिजनेसमैन की ये लायबिलिटी है टुवर्ड्स बैंक कि जो 20,000 से एक्सेस निकाल रखा है वो उसको रिटर्न करना है, रिफंड करना है। ठीक, अब ध्यान करिए, अगर मैं बात करता हूं कैश बुक, तो ध्यान करिए अपने दिमाग में कि कैश बुक का मतलब मैंने इसमें दिखाया एक बिजनेसमैन की बात करी थी। तो जब बिजनेसमैन ये कह रहा है कि उसका फेवरेबल बैलेंस है, तो फेवरेबल बैलेंस है तो उसके लिए क्या है, ये एसेट्स है। और जैसे कि आप मॉडर्न अप्रोच से कर चुके हैं कि हमारे अकाउंट 5 हिस्सों में डिवाइड है, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। तो अगर हमारा फेवरेबल बैलेंस है तो ये एसेट्स है और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। लेकिन वही चीज पासबुक फेवरेबल बैलेंस है तो पासबुक वालों के लिए यानी बैंक वालों के लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो बैंक वालों के लिए अगर ये लायबिलिटी है तो उसका बैलेंस क्या होगा, उनके लिए क्रेडिट, अगर फेवरेबल बैलेंस है। अपोजिट चले जाते हैं, अगर मैं बोलूं ओवरड्राफ्ट है या अनफेवरेबल बैलेंस, एक ही बात है। तो अगर ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल बैलेंस है तो यहाँ पे जो बिजनेसमैन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी लायबिलिटी है कि बैंक को उसको लौटाना है। तो लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। लेकिन अपोजिट सर दूसरी तरफ बैंक वालों के लिए क्या हो गई, एसेट, कि भैया हमने सामने वाले को ओवरड्राफ्ट दे रखा है तो हमारे लिए तो एसेट्स है कि हमें रिकवर करना है। तो एसेट्स हो गई तो क्या हो गया, डेबिट। तो यानी कि एक ही बैलेंस जो है अगर कैश बुक के लिए डेबिट है तो वही पासबुक के लिए क्रेडिट है। दूसरी तरफ अगर कैश बुक के लिए वही जो बैलेंस क्रेडिट है तो वही पासबुक के लिए बैलेंस डेबिट है। तो जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करेंगे तो हमें डेबिट क्रेडिट का अच्छा ध्यान रखना पड़ेगा। अब सर यहाँ पर कहानी दो अप्रोचेस होती हैं सर। एक क्या होता है कि जो हम बेस लेके चलते हैं वो कैश बुक का लेके चलते हैं, और जो भी डिफरेंस राइज होते हैं उन डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करते हैं और बैलेंस निकालते हैं हम पासबुक का। दूसरी तरफ क्या होता है कि हमें बैलेंस दे रखा होता है पासबुक का जिसको हम बेस लेके चलते हैं और फिर देखते हैं भैया डिफरेंसेस राइज क्यों हो रहे हैं, और उसके डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करके हम बैलेंस निकालते हैं कैश बुक का। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जब हम कैश बुक का बेस लेके चल रहे हैं और अगर हमें बैलेंस पासबुक का निकालना है तो हमें जो भी बात माननी होगी वो पासबुक की बात माननी होगी, चाहे पासबुक की बात ठीक है चाहे गलत है। अपोजिट साइड अगर पासबुक का हमें बैलेंस दे रखा है और हमें कैश बुक का बैलेंस निकालना है तो हमें सारी बात कैश बुक की माननी पड़ेगी, क्योंकि हमें जो बैलेंस सर्च आउट करके निकालना है वो कैश बुक का निकालना है। चलिए फ्रेंड, तो समझने के लिए पहले एक बार जरा सिंपल सा एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है मनीष की 30 नवंबर 2022 को फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। उसने कहा जी कैश बुक के अकॉर्डिंग उसका बैलेंस जो है 50,000 है, और हमें जो बैलेंस निकालना है वो बैलेंस निकालना है हमें आज पर पासबुक यानी बैंक के अकॉर्डिंग क्या बैलेंस है। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हो गया सर। ठीक, अब हमने यहां लिख दिया जी इन द बुक्स ऑफ मनीष बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 नवंबर 2022। ये हमारा फॉर्मेटिंग हो गई सर। ठीक, ये पर्टिकुलर्स हो गए, ये प्लस और माइनस। तो बैलेंस एज पर कैश बुक, अगर कुछ नहीं बताया फेवरेबल या अनफेवरेबल तो इसका मतलब प्रिज्यूम करा जाएगा कि फेवरेबल बैलेंस है 50,000। तो जैसे कि मैंने बात बोली थी कि आप ये ध्यान करिए कि आप किसका बेस लेकर चल रहे हैं और किसकी बात मान रहे हैं। तो हमें यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस दे रखा है और हमें पासबुक की बात माननी है, पासबुक का बैलेंस निकालना है। तो जिसका बैलेंस निकालना है उसी की बात माननी है। तो आइए जी, अब इस क्वेश्चन में जो भी पासबुक कहेगा उसकी बात माननी है, चाहे पासबुक ठीक कहे चाहे गलत कहे। देखिए, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड 8,000, कि हमने कहा कि भाई चेक इशू करा कितने का, 8,000 का, चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड, अभी प्रेजेंट नहीं हुआ है। तो देखिए सर,
तो मैंने कहा सर एक हमारी कैश बुक हो गई, एक हमारी पासबुक हो गई। अगर चेक इशू कराया तो चेक तो यहाँ पे किसने किया होगा, बिजनेसमैन ने इशू किया होगा, तो यहाँ पे कैश बुक इशू करते उसने कैश बुक को कम कर दिया। लेकिन अभी प्रेजेंट नहीं हुआ तो पासबुक क्या है हमारी, इंटैक्ट, ये समझाया था। अब ध्यान करना, बात किसकी माननी है, पासबुक की माननी है, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस दे रखा है। तो फ्रेंड्स ध्यान करिए, अगर कैश बुक का बैलेंस कम है और पासबुक की बात माननी है तो हमें बढ़ाना पड़ेगा ना, तो यानी जो पासबुक कहेगा वही करना पड़ेगा। तो यानी कि अगर हम इसके अंदर प्लस करेंगे तो पासबुक की बात मानी जाएगी। तो मींस माय फ्रेंड वी हैव टू ऐड इट। तो अब यहां पर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये देखिए सर यहाँ पे 50,000 में 8,000 हमें ऐड करता हुआ हमें नजर आ रहा है। चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर, कि चेक जमा कर दिया लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ। तो रिजल्ट क्या हुआ, ये कैश बुक और ये पासबुक। अगर चेक जमा करा दिया तो जमा करते ही तो कैश बुक को बढ़ा दिया होगा, लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ तो पासबुक अभी इंटैक्ट है। तो अगेन हमें बात किसकी माननी है, पासबुक की माननी है। तो अगर हमारा कैश बुक ज्यादा है और अगर हमें पासबुक की बात माननी है तो वी हैव टू रिड्यूस इट। तो रिजल्ट ये हुआ कि हमें रिड्यूस करना पड़ेगा अमाउंट बाय द 5,000। तो आप ये देखिए सर 5,000 से अमाउंट हमने यहाँ पे रिड्यूस कर रखा है। नेक्स्ट, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक, कि किसी हमारे कस्टमर ने, बिजनेसमैन के कस्टमर ने बैंक में जाके डायरेक्टली जमा कर दिया। तो ध्यान करिए, ये कैश बुक और ये पासबुक, और डायरेक्टली जमा कर दिया तो पासबुक तो बढ़ गई, लेकिन अगर ये इंफॉर्मेशन बिजनेसमैन के पास नहीं है तो कैश बुक इंटैक्ट है। बात किसकी माननी है, पासबुक की। तो अगर पासबुक बढ़ी हुई है तो वी हैव टू एड इट। तो यानी कि हमारे को ये अमाउंट ऐड करना पड़ेगा। तो ये आप देखिए सर 3,500 डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक ऐड कर रखा है। फिर बैंक चार्जेस 250, बैंक ने चार्जेस लगाए। रिजल्ट क्या हुआ सर, कि जो हमारी कैश बुक है उसमें हमें पता नहीं चला, लेकिन बैंक वालों ने पासबुक कम कर दी। बात किसकी माननी है, पासबुक की। देन वी हैव टू रिड्यूस इट। तो यानी कि यहां पर हम 250 को बैंक चार्जेस को क्या कर देंगे, 250 को बैंक चार्जेस को रिड्यूस कर देंगे। बैंक अलाउ इंटरेस्ट 550, बैंक ने 550 का इंटरेस्ट दिया। रिजल्ट, पासबुक जो हो गई वो आपकी 550 से बढ़ गई, हमें नहीं पता। तो यानी हमारी बुक इंटैक्ट है। बात किसकी माननी है, पासबुक की। तो यानी पासबुक की बात माननी है तो वी हैव टू इंक्रीज बाय 550। तो यहां देखिए सर 550 से हमारा बैंक अलाउड जो इंटरेस्ट था वो 550 से बढ़ गया। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 1,000, बैंक ने 1,000 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम के पे कर दिए। तो रिजल्ट क्या हुआ, कि जो कैश बुक है हमें नहीं पता तो वो एज इट इज है, लेकिन पासबुक ने 1,000 रुपीज पे करे तो 1,000 रुपीज से ये कम हो गई। बात किसकी माननी है, पासबुक की। तो फाइनली क्या होगा, वी हैव टू रिड्यूस द अमाउंट 1,000 फॉर पेड इंश्योरेंस। तो 1,000 पेड इंश्योरेंस, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, ये हमें कम होता नजर आ रहा है। बैंक कलेक्टेड डिविडेंड 650, बैंक ने हमारे बिहाफ पे डिविडेंड कलेक्ट किया 650 का। रिजल्ट ये हुआ कि हमें नहीं पता, बिजनेसमैन को नहीं पता, वो उतना ही है। रिजल्ट, जो पासबुक है वो 650 से बढ़ गई। बात किसकी माननी है, पासबुक की, क्योंकि पासबुक का बैलेंस निकालना है, कैश बुक हमारा बेस है। तो वी हैव टू इंक्रीज बाय 650 डायरेक्ट। ये लीजिए 650 बैंक कलेक्टेड डिविडेंड। बैंक रोंगली क्रेडिट 500, तो ध्यान करना, बैंक ने हमें रोंगली क्रेडिट किया। तो अब ये क्वेश्चन समझ में आता है कि क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, कि उसने हमें बढ़ाया या घटाया, क्वेश्चन याद आई जरूर है ना। तो ध्यान करिए, मैंने भी क्या बताया था, मैंने आपको समझाया था एक प्लस बैलेंस है और एक माइनस बैलेंस है। तो कैश बुक के लिए मैंने क्या बताया था, कि ये एसेट्स है, ठीक है जी, और ये डेबिट है। पासबुक के लिए ये लायबिलिटी है और ये क्रेडिट है। तो उसने क्रेडिट किया, तो यानी क्रेडिट किया यानी उसने अपनी लायबिलिटी को बढ़ाया, बढ़ाया तो यानी पॉजिटिव बैलेंस को बढ़ाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पासबुक यहां से बढ़ गई। तो रिजल्ट ये हुआ कि पासबुक बढ़ गई, कितने अमाउंट से, 500 से। मैंने क्या कहा, ये चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं है। यहाँ पर हमने अगर कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, पासबुक की बात माननी है, तो चाहे पासबुक ठीक कहे चाहे गलत कहे, हमें उसकी बात माननी है। तो पासबुक यहाँ पे 500 से बढ़ी हुई है, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू इंक्रीज बाय 500। तो ये देखिए जी, बैंक रोंगली क्रेडिट 500, ये हमारा बैलेंस बढ़ा दिया हमने। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय बैंक 2,200, बैंक ने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया। रिजल्ट क्या होगा, कैश बुक और पासबुक, तो बैंक वालों ने पे करा, तो पासबुक कम हो गई, कैश बुक इंटैक्ट है। बात किसकी माननी है, पासबुक की, क्योंकि पासबुक का बैलेंस निकालना है। तो 2,200 से हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे अमाउंट। तो ये देखिए सर 2,200 से हमने अमाउंट कम कर दिया। तो रिजल्ट,
ये सारी एंट्रीज हमने पास आउट कर दी। अब इस ट्रांजेक्शन के बाद कहानी क्या होती है, अब हमने देखना है सर प्लस का बैलेंस या माइनस का बैलेंस, किसका बैलेंस ज्यादा है। तो अगर प्लस का बैलेंस ज्यादा है तो हमने प्लस का बैलेंस निकाला सर, दैट इज 63,200, और इसका बैलेंस निकाला सर 8,450। तो 63,200 माइनस करूंगा तो बैलेंस क्या बचेगा, पॉजिटिव बैलेंस बचेगा। तो मींस बैलेंस एज पर पासबुक दैट इज आल्सो ए फेवरेबल बैलेंस। तो ये एक हमने क्वेश्चन किया कि किस प्रकार से, अगर कैश बुक का बैलेंस दे रखा है तो किस प्रकार से हमें पासबुक की बात मान के पासबुक का बैलेंस निकालना है। अब नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्या है, बैलेंस सर हमें दे रखा है पासबुक का, और हम बैलेंस किसका निकालना है, कैश बुक का। तो अब कहानी ये होगी कि जो भी बात होगी हमें कैश बुक की बात को मानना होगा। तो बैलेंस एज पर पासबुक, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं कहा। तो जैसे स्टार्ट करेंगे, इन द बुक्स ऑफ मोहन, जो भी डेट या डेट डाल दी, बैलेंस एज पर पासबुक। अब पासबुक का बैलेंस है तो अब हमें सारी बात कैश बुक की माननी है, क्योंकि हमें बैलेंस कैश बुक का निकालना है। चलिए जी, अब चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, एंट्री वही होंगी, सिर्फ देखने का नजरिया बदल जाएगा। तो चेक इशूड, तो रिजल्ट ये हुआ जो चेक इशू किया, तो यहाँ पर कैश बुक है जो है वो 5,000 से कम हुई होगी, पासबुक इंटैक्ट रही होगी। बात किसकी माननी है सर, अब पासबुक का बैलेंस दे रखा है तो हमें कैश बुक की बात माननी है। तो कैश बुक अगर 5,000 से कम है तो सर वी हैव टू रिड्यूस इट बाय 5,000। तो 5,000 से हम इसको क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे सर, ये रिड्यूस कर दिया। अब नेक्स्ट, चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर, चेक जमा कर दिया सर और क्लियर नहीं हुआ। तो जमा कर दिया तो कैश बुक सर हमारी 8,000 से बड़ी हुई होगी, लेकिन पासबुक अभी क्लियर नहीं हुआ तो पासबुक उतनी है। ठीक, बैलेंस किसका दे रखा है, पासबुक का। बात किसकी माननी है, कैश बुक की। तो कैश बुक 8,000 से बड़ी हुई है तो सर विदाउट एनी हेजिटेशन आप यहाँ पर 8,000 से बढ़ा दीजिए बैलेंस निकालने के लिए कैश बुक का। नेक्स्ट, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक 250। तो सर कैश बुक पे कोई इंपैक्ट नहीं है, जो पासबुक है वो 250 से रिड्यूस है। बात किसकी माननी है, कैश बुक की। तो कैश बुक की बात मानने को हम ये भी कह सकते हैं कि पासबुक का अपोजिट करना है। तो यानी पासबुक 250 से कम है तो वी हैव टू ऐड इट बाय 250। तो यानी 250 से हम यहाँ पे ऐड करेंगे, अपोजिट करेंगे। तो ये देखिए सर 250 से हमने ऐड कर दिया। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया तो सर कैश बुक पे कोई इंपैक्ट नहीं, जो पासबुक है वो 2,000 से बड़ी हुई है। लेकिन बात अब मानिए कैश बुक की, तो इसे अपोजिट करना पड़ेगा। तो 2,000 बढ़ा हुआ है तो यानी वी हैव टू रिड्यूस इट बाय 2,000। तो माय फ्रेंड्स 2,000 से हम यहाँ पे रिड्यूस करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कैश बुक का बैलेंस निकालने के लिए। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 1,500, तो कैश बुक में कोई इंपैक्ट नहीं, जो पासबुक है उन्होंने पेमेंट करी है 1,500। बात किसकी माननी है, कैश बुक, यानी अपोजिट। तो पासबुक में माइनस हुआ है तो वी हैव टू ऐड इट, और ऐड करना है सर हमें। चलिए जी, तो सर यहाँ देखिए जी 1,500 हमने इंश्योरेंस पेड बाय बैंक ऐड कर दिया। फिर डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक, कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में जमा करा दिया। तो कैश बुक हमें पता नहीं, लेकिन सर पासबुक 3,500 से बड़ी हुई है। बात किसकी माननी है, कैश बुक की। तो अपोजिट बैलेंस करोगे, प्लस हुआ पड़ा है तो माइनस करेंगे सर हम। तो माइनस करेंगे 3,500, तो माइनस करा सर 3,500, रिजल्ट वही। ये अब हमारे को ओपनिंग बैलेंस दे रखा था, ये सारी ट्रांजेक्शन दे दी सर। अब हमें यहाँ पर देखना है सर किसका बैलेंस ज्यादा है। तो पॉजिटिव का बैलेंस ज्यादा है 39,750, माइनस का बैलेंस है आपका 10,500। तो माइनस प्लस में से माइनस घटाए तो पॉजिटिव बैलेंस बच रहा है। तो ये बैलेंस एज पर कैश बुक हुआ, और हमें ब्रैकेट में लिखना चाहिए सर फेवरेबल। ये बात ध्यान रख के चलना कि जो फेवरेबल बैलेंस है वो लिखना चाहिए। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हमारे मार्क्स इसमें रिड्यूस हो सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब धीरे धीरे थोड़ा सा हम क्वेश्चंस के अपने लेवल को जो है वो बूस्ट करेंगे। कंसेप्ट हमने सीख लिया है, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे सम क्वेश्चंस का। सर, प्रीपेड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ अमित गोयल ऑन 31 दिसंबर 2022 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बैलेंस किसका दे रखा है, कैश बुक का। बात किसकी माननी है, पासबुक की। तो चलिए जी, तो ये हमने फॉर्मेट बना दिया सर, अमित गोयल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2022 पर्टिकुलर। ये सर ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, ये पेपर में एग्जाम में आपको ये बनानी नहीं होती, बना दोगे वैसे इशू नहीं है, लेकिन बनानी नहीं होती। चलिए जी, तो कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस दे रखा है सर हमारे को, अमाउंट इज 65,000। फिर समझा रहा हूं, अगर बैलेंस के बारे में कुछ नहीं कहा, फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, तो इट इज ऑलवेज फेवरेबल बैलेंस, यानी पॉजिटिव बैलेंस है सर। चलिए, तो अब हमारे को दिमाग में क्या है कि हमें जो बैलेंस दे रखा है कैश बुक का, कि सारी बात हमें पासबुक की माननी है। तो हमें कहा चेक इशू 28 दिसंबर, 28 दिसंबर, यानी 31 दिसंबर से 3 दिन पहले। तो चेक इशू किया किसको, एक शिखा को करा, एक पीयूष को करा और एक श्रेया को करा।
ठीक है, शिखा को 15,000 का चेक इशू करा, पीयूष को 10,000 की पेमेंट करी, श्रेया को 8,000 का चेक इशू करा। बस लास्ट चेक वाज नॉट येट प्रेजेंटेड। तो रिजल्ट ये हुआ कि अभी तक श्रेया ने जाके बैंक में चेक को प्रेजेंट नहीं करा, यानी कि शिखा को हमने पेमेंट दी, चेक दिया, उसने बैंक से पैसे निकलवा लिए, हमने पीयूष को पेमेंट दी, चेक दिया, उसने बैंक से क्लियर करवा लिया, लेकिन लास्ट चेक श्रेया का बचा जो क्लियर नहीं हुआ। तो रिजल्ट हम बात करेंगे केवल और केवल इसकी, क्योंकि ये दो तो पासबुक और कैश बुक दोनों में सिमिलर ट्रांजेक्शन हो गई है इसकी। तो जरा श्रेया के बारे में ध्यान दे, तो हम कैश बुक जो है वो -8,000 श्रेया के नाम पे करके बैठे हुए हैं, लेकिन जो पासबुक है वो नहीं इसको इम्पैक्ट करके बैठी। अब हमें बात किसकी माननी है सर? कैश बुक का बैलेंस दे रखा है तो हमें पासबुक की बात माननी है। तो ध्यान करना, इसका मतलब कैश बुक का अपोजिट। तो कैश 8,000 कम करके बैठे हुए हैं, तो यानी वी हैव टू इंक्रीज इट बाय 8,000। तो ये देखिए सर, हमने चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड 8,000 से इंक्रीज कर दिया। आगे चलते हैं। चेक डिपॉजिट 22,000 ऑन 29 दिसंबर। तो ध्यान करिए सर, 31 दिसंबर है और 29 दिसंबर है। और आपको ये भी नजर आएगा कि जब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, कैश बुक में और पासबुक में जो डिफरेंस अराइज हो रहे होते हैं वो बहुत मतलब आपस की डेट के ही हो रहे होते हैं। अब ऐसा तो होने से रहा ना कि 1 दिसंबर को कोई चेक इशू किया और वो प्रेजेंट ना हुआ हो। ऐसा नहीं हो सकता ना 5 दिसंबर को कोई चेक जमा करो और क्लियर ना हो। तो यानी आपको 2-3 दिन पहले की जो कहानियां ये होती हैं जनरली जो डिसबैलेंस क्रिएट कर रही होती हैं। तो सर चेक जमा करा दिए 22,000 को 29 दिसंबर को, आउट ऑफ विच चेक 12,000, यानी 22,000 का कोई एक चेक नहीं था, कई चेक रहे होंगे। तो जिसमें से जो 12,000 का चेक है वो आपका जो है वो ही क्लियर हुआ है, यानी 22,000 में से 12,000 का चेक क्लियर हो गया। तो कितने का चेक क्लियर नहीं हुआ? 10,000 का चेक क्लियर नहीं हुआ। तो आपको पता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जो डिफरेंस होता है हमें उसकी बात करनी है। तो देखिए जी, यानी कि यहाँ पे जब चेक जमा कराया तो कैश बुक जो है वो हम 22,000 से बढ़ा के बैठे हुए, लेकिन जो पासबुक है वो 12,000 से बढ़ा के बैठी हुई है, 12,000 क्लियर हो गए। ठीक है जी। तो यानी कि जो डिफरेंस अराइज हुआ, तो अगर मैं +12 यहां से हटा देता हूं तो ये कितना बचा? ये बैलेंस बचा 10,000 का। तो यानी कैश बुक जो है वो 10,000 से ज्यादा बढ़ी हुई है। तो क्या हमें कैश बुक की बात माननी है? नहीं, हमें बैलेंस दे रखा है कैश बुक का, तो हमें बात माननी है पासबुक की। तो आपको पता है अगर पासबुक की बात माननी है तो कैश बुक ने जो कराया उसका अपोजिट करना होगा। तो यानी कैश बुक 10,000 से बढ़ी हुई है, तो हमें 10,000 से इसको रिड्यूस करना पड़ेगा पासबुक के बैलेंस को निकालने के लिए। तो आप ये देखिए सर, 10,000 से हमने रिड्यूस कर रखा है कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर। तो जो सबसे शुरू में मैंने क्वेश्चन कराए थे उसमें ये डायरेक्ट फिगर हमें दे रखी थी कि चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर। इसमें ये हमें निकालनी पड़ रही है, दैट्स द डिफरेंस ओनली। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट दिया। तो सर रिजल्ट क्या हुआ? जो पासबुक है सर वो 250 से बढ़ गई। तो किसकी बात माननी है? पासबुक की ही बात माननी है। तो यानी 250 से हम क्या करेंगे? इसको बढ़ा देंगे। तो ये 250 से हमने बढ़ा दिया। बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्जेस लगाए, रिजल्ट जो पासबुक है वो 500 से कम हो गई। पासबुक की ही बात माननी है, तो यानी 500 से हम इसको रिड्यूस कर देंगे। तो 500 से हमने यहाँ पे रिड्यूस कर दिया। ये चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर एंटर्ड इन द कैश बुक बट ओमिटेड टू डिपॉजिट टू बैंक। आपने चेक मिला कस्टमर से, एंटर कर दिया कैश बुक में, बैंक में जाके जमा ही नहीं कराया। जब बैंक में जाके जमा ही नहीं कराया तो बैंक बैलेंस कैसे बढ़ेगा? तो फ्रेंड्स रिजल्ट क्या हुआ कि जो हमारी जो कैश बुक है वहां तो हमने गलती ये 10,000 बढ़ा दिया, लेकिन जब हमने बैंक में जमा ही नहीं कराया तो वहां पे तो इंटेक्ट रहेगा। तो अब कैश बुक की बात माननी है क्या? नहीं माननी। तो यानी कैश बुक का अपोजिट करना है। तो कैश बुक अगर 10,000 से बढ़ी हुई है तो मीन्स वी हैव टू रिड्यूस इट। तो वी हैव टू रिड्यूस इट बाय 10,000 ऑन 30 दिसंबर। 30 दिसंबर का मतलब सर यहाँ पे हमारा 31 दिसंबर है, 30 दिसंबर, एक दिन पहले 3 चेक जमा कराए 40,000 के। ध्यान रखना फुल स्टॉप हो गया सर, यहाँ पे फुल स्टॉप। तो यानी ये टोटल चेक होंगे सर। 10,000 का चेक जो क्लियर हुआ वो 3 जनवरी को हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 10,000 का चेक अगर 3 जनवरी 2023, ध्यान से पढ़िए, और ये 31 दिसंबर 2022 है, इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 का चेक क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि जो चेक आपका 31 दिसंबर के बाद क्लियर हो रहा है, ये हमारा टाइम पीरियड है सर, ये हमारी डेट है 31 दिसंबर को। और अगर 3 जनवरी को क्लियर हुआ तो उसके बाद में क्लियर हुआ ना, तो यानी 31 दिसंबर तक ये क्लियर हुआ नहीं। तो रिजल्ट क्या हुआ कि जो चेक जमा कराए तो कैश बुक हमारी 40,000 से बढ़ी हुई है, लेकिन हमारी फ्रेंड्स जो पासबुक बढ़ी हुई है वो बढ़ी हुई है 30,000 से।
क्योंकि 10,000 का चेक तो बाद में क्लियर हुआ है। तो अब +30 +40, तो आपको पता है हमें डिफरेंस देखना होता है। तो 30 कैंसिल करा तो यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा +10,000, +10,000 बच गया। तो क्या कैश बुक की बात माननी है? नहीं भाई, कैश बुक का तो बैलेंस दे रखा, तो कैश बुक की बात नहीं माननी। तो कैश बुक 10,000 से हमारी क्या है, बढ़ी हुई है। तो अपोजिट क्या करूंगा, अपोजिट करेंगे मेरे बेटा, कैश को यहाँ पे क्या करेंगे, वी हैव टू रिड्यूस इट। तो ये कैश बुक को हमने यहाँ पे रिड्यूस कर दिया। बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑन आवर बिहाफ 850, बैंक ने हमारे बिहाफ पे 850 का इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया। रिजल्ट, पासबुक 850 से बढ़ी हुई है, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, पासबुक की ही बात माननी है, तो वी हैव टू इंक्रीज इट बाय 850। तो ये देखिए सर, हमने यहाँ पे 850 से इंक्रीज कर दिया। तरीका बैलेंस निकालने का वही है कि आप देखिए सर कि यहाँ पे हमारा जो पॉजिटिव बैलेंस है, प्लस आइटम, ठीक है, और ये माइनस आइटम, तो हमें ये देखना कौन सी बड़ी है। तो हमें यहाँ देखने को मिला कि दैट इज मोर, दैट इज 74,100। तो 74,100 से इसको माइनस कर दिया, बैलेंस आया 43,600। तो बिकॉज पॉजिटिव बैलेंस ज्यादा है, तो दैट्स वाई ये पासबुक का क्या निकल कर आया, फेवरेबल बैलेंस। तो ये बनी हमारी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। चलिए फ्रेंड्स, अब एक क्वेश्चन जरा ओवरड्राफ्ट के बेसिस पे करते हैं, जो हमें नेगेटिव बैलेंस दे रखा है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर पासबुक का बैलेंस दे रखा है, और वो भी ओवरड्राफ्ट, नेगेटिव बैलेंस 10,000। ठीक है जी। तो रिजल्ट ये होगा कि जब हम इसकी स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक, तो यहाँ पे बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट, और रिजल्ट ये होगा कि जो ये फिगर है ये नेगेटिव में चली जाएगी। इसके अलावा इस क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है। मीन्स आपको पासबुक का बैलेंस दे रखा है, हमें कैश बुक की बात माननी है, तो जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही अब करेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। कई बार कई बार ये सुनने को मिलता है कि जी ओवरड्राफ्ट होता है तो जो हमारे ट्रीटमेंट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं ऐसा कोई ट्रीटमेंट चेंज नहीं होगा। अभी आपके सामने मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ओवरड्राफ्ट का बैलेंस सर आपको नेगेटिव में लिखना है, जैसे हम पहले करते थे बिल्कुल सेम वैसे करेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। यानी कैश बुक की बात पहले मानते थे, अब भी कैश बुक की बात मानेंगे। चलिए पढ़ते हैं। 31 दिसंबर की डेट है, ये ध्यान रखना सर। चेक से 15,000 का सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, 15,000 का चेक हमने कलेक्शन के लिए भेज दिया। Out of these, check 3,000 and 4,000 were credited respectively 30 दिसंबर एंड 4 जनवरी, और रिमेनिंग चेक अभी भी क्लियर नहीं हुआ। देखिए सर, ये हमें लैंग्वेज में घुमा रहा है। इसने कहा जी हमारे को जो कैश बुक है वो हमने 15,000 चेक के क्लियर के लिए भेजे थे, तो कैश बुक 15,000 से बढ़ा दी। अब उसने कहा इसमें से जो पासबुक है, उसने जो 3,000 का जो चेक क्लियर कराया सर, वो डेट कराया 30 दिसंबर को, 30 दिसंबर। और फिर कहा जो अगला चेक है 4,000 का, वो कहा सर 4 जनवरी को, 4 जनवरी को। और रिमेनिंग चेक कितने बच गए सर, 8,000, नॉट येट, यानी वो अब तक क्लियर नहीं हुए। अगर हम डेट को ध्यान से ना पढ़ें, डेट को ध्यान से ना पढ़े, तो हमें एक बार में तो ये लगेगा कि भैया कैश बुक 15,000 से बढ़ गई और पासबुक 7,000 से बढ़ गई, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम ध्यान से पढ़ें तो ये 4,000 हमारे 4 जनवरी को बढ़े हैं सर, और हमारी डेट है 31 दिसंबर। तो यानी 4 जनवरी वाला भी जो बड़ा है पासबुक, वो भी हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें जो बात करनी है वो हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 31 दिसंबर को बना रहे हैं। तो यानी ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया, यानी ये बात खत्म हो जाती है। तो अब ध्यान दीजिए, +3 से ये 3 कैंसिल किया तो कितना आ गया रिमेनिंग बैलेंस, +12,000। तो अब इस पूरी ट्रांजेक्शन में हमें ये ध्यान रखना है कि भैया हमारी 12,000 से कैश बुक फालतू बढ़ी हुई है। अब हमें देखना है बात किसकी माननी है, बैलेंस किसका है, पासबुक का। बात किसकी माननी है, कैश बुक की। तो मींस वी हैव टू इंक्रीज इट बाय 12,000। तो 12,000 से सर हमारे को ये बढ़ाना है, ये लीजिए सर 12,000 से हमने ये बढ़ा दी। तो अगर रिटर्न में लिख के ऐसे करेंगे तो हमसे गलती कभी नहीं होगी। बैंक चार्जेस 100 रिकॉर्डिंग कैश बुक ट्वाइस, कि बैंक के चार्जेस है 100 रुपए, गलती से कैश बुक में 2 बार लगा दिए गए। चलिए जी, तो अब हुआ ये कि जो कैश बुक है -100 2 बार कर दिया, लेकिन पासबुक वालों ने तो ऐसी गलती नहीं करी ना, उन्होंने तो एक ही बार लगाया होगा। तो रिजल्ट क्या हुआ, एक बार से तो एक बार कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, कैश बुक 100 रुपए से फालतू घटी हुई है। मैंने कहा दैट्स नॉट अ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन एरर नहीं है। तो कैश बुक की 100 से घटी हुई है, तो हमें कैश बुक की बात माननी है, तो वी हैव टू रिड्यूस इट बाय 100 रुपीज। तो यानी कि अब हमें 100 रुपीज से यहाँ पे जो है वो रिड्यूस कर देना है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, डेबिट कर दिया यानी बैंक ने कम कर दिया। तो यानी पासबुक जो है
उन्होंने 500 से हमारा बैलेंस कम कर दिया, तो क्या पासबुक का बात माननी है? नहीं माननी। तो जो पासबुक ने कहा है उसका उल्टा करना है। तो पासबुक ने 500 कम करे हुए हैं, तो मीन्स वी हैव टू इंक्रीज इट, क्योंकि कैश बुक की बात माननी है। तो ये 500 रुपीज से हमने यहाँ पे बढ़ा दिया बैलेंस। डेबिट साइड ऑफ पासबुक वाज ओवरकास्ट बाय ₹800। तो ध्यान करना, जो पासबुक है डेबिट साइड, तो डेबिट साइड क्या थी? नेगेटिव बैलेंस। पीछे मैंने बताई आपको ये बात। तो पासबुक ने नेगेटिव बैलेंस ओवरकास्ट यानी नेगेटिव बैलेंस बढ़ा दिया। रिजल्ट ये हुआ, इसका मतलब पासबुक 800 रुपए से कम हो गई। ठीक है जी, बढ़ा दिया उसने, इसका मतलब डेबिट साइड यानी कम कर दिया उसने हमारे को 800 रुपए से। तो पासबुक की बात माननी है क्या? नहीं माननी भाई, हमें तो कैश बुक की बात माननी है। तो इसका उल्टा करना पड़ेगा, यानी वी हैव टू इंक्रीज इट बाय 800। तो रिजल्ट ये हुआ कि हमने यहाँ पे 800 से इंक्रीज कर दिया। चेक इशूड 22,850 बट रिकॉर्डेड इन कैश बुक इतना। ध्यान करिए, गलती में लिखते हुए कई बार गलती हो जाती है कि हमने चेक इश्यू तो कर दिया 22,850 का, तो पासबुक में 22,850 कम हो गया, लेकिन हमसे गलती हो गई, हमने कैश बुक में इसे 28,250 से कम कर दिया बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक। ठीक, चलिए, तो मैंने तो कहा गलती को ठीक ही नहीं करनी। तो अब हमें देखना है इसमें से जो अमाउंट कम कौन सा है। 22,850 कम है, तो अब इसमें से हम डिफरेंस निकालते हैं 22,850 माइनस करके 5,400। तो रिजल्ट ये हुआ कि 5,400 से कैश बुक फालतू बची हुई है। ये रिजल्ट हुआ। बात किसकी माननी है? कैश बुक की माननी है, कोई गलती ठीक नहीं करनी। तो ये गलती ठीक करते हैं हम अमेंडेड कैश बुक में। तो सर 5,400 से हमारी कैश बुक घटी हुई है और कैश बुक की बात माननी है, तो वी हैव टू रिड्यूस इट। तो हमने यहाँ पे जो है 5,400 से रिड्यूस कर दिया। ये चेक 2,000 हैज बीन डिसऑनर्ड। एक चेक 2,000 का है जो डिसऑनर हो गया। तो जरा देखिए जरा ध्यान से, जो चेक डिसऑनर हुआ, तो ये बिजनेसमैन और ये बैंक, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे चेक को जमा कराया, चेक जमा कराते ही जो कैश बुक है वो बढ़ा दी, लेकिन ये बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया। तो रिजल्ट ये हुआ कि पासबुक आपकी इंटैक्ट रह गई, तो उसने नहीं बढ़ाया। तो कैश बुक कितने से बढ़ी हुई है? गलती से 2,000 से बढ़ी हुई है। बात किसकी माननी है सर? पासबुक का बैलेंस दे रखा है, कैश बुक की ही बात माननी है। तो वी हैव टू इंक्रीज इट बाय 2,000। तो हम इसको 2,000 से इंक्रीज कर देंगे। तो ये देखिए सर, 2,000 से इंक्रीज कर दिया। तो रिजल्ट ये हमारा ओपनिंग बैलेंस, ये सारी ट्रांजेक्शन जितनी थी वो सारी हमने यहाँ पे कर दी। तो अब देखेंगे सर नेगेटिव बैलेंस आ रहा है या पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है। तो हम ये देख रहे हैं नेगेटिव बैलेंस ज्यादा है, तो नेगेटिव बैलेंस 15,500 में से पॉजिटिव बैलेंस घटा दिया, 200 हमारा नेगेटिव बैलेंस बच रहा है। तो यानी ये कैश बुक का बैलेंस हुआ, क्योंकि नेगेटिव है तो इसलिए ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल लिखना जरूरी है। अगर हम ये ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल मेंशन नहीं करते तो हमारे मार्क्स लूज हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स कराया बैंक के रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा आज समझ में आया होगा। इस प्रकार से हमारे वन शॉट को देखने के लिए स्कालिन ट्यूटोरियल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।